हमें पहचाना? हम हैं राजा साहब, राजा प्रताप सिंह। हिस्ट्री बुक्स में आपने अक्सर हमारे दादाजी और परदादाजी के बारे में पढ़ा होगा। ये हम नहीं हैं, ये हैं हमारे परदादाजी, राजा वीर प्रताप सिंह जी। ये जो ऑफिसर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर है। हमारे रियासत से मसाले और सिल्क खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे। प्रजा के भलाई के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी भी था। राजा वीर प्रताप सिंह ने एक्सक्लूसिव ट्रेड ट्रीटी साइन की। आज का दिन किसी जश्न से कम नहीं है। आज मार्क्विस ऑफ वेल्सले, जो गवर्नर जनरल है, वो रियासत आ रहे हैं। पिछले कई साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार अच्छा हुआ है। रियासत में संपत्ति की कोई कमी नहीं है और गवर्नर जनरल ने अलायंस की ऑफर दी है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। आप सोच रहे होंगे कि सब्सिडरी अलायंस क्यों? हमारे रियासत को छोटे भाई की तरह प्रोटेक्शन किया जाएगा। पड़ोसी रियासत को शह देने के लिए ये अलायंस जरूरी है। हमारे साथ साथ हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूरू, बड़ौदा और ग्वालियर रियासतों ने भी सब्सिडरी अलायंस साइन की है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज हमारे सुरक्षा के लिए भेजी गई है। इस फौज को कमांड ब्रिटिशर्स करते हैं और इनका खर्चा रियासत देती है। और ये है मिस्टर लॉकवुड, ब्रिटिश ऑफिसर, जो हमारे दरबार में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव है। ये है हमारे दीवान जी। आज ये एक निवेदन लेके आए हैं। दिन प्रतिदिन मिस्टर लॉकवुड का रियासत के काम में प्रभाव बढ़ रहा है। उन्होंने दीवान जी के मोहर वाले कुछ आदेश रोक दिए हैं। राजा साहब ने उन्हें समझाया कि मिस्टर लॉकवुड हमारे रियासत की ही मदद कर रहे हैं। आंतरिक प्रशासन में मिस्टर लॉकवुड का प्रभाव बढ़ता गया। वो भी राजनीतिक प्रतिनिधि बन चुके हैं। आप सोच रहे हो ये किस चीज का जश्न चल रहा है? ये मेरे दादाजी का दत्तक ग्रहण है। मेरे परदादाजी वीर प्रताप सिंह जी ने मेरे दादाजी कुल प्रताप सिंह जी को अपने चचेरे भाई से दत्तक लिया था। पता नहीं ये बात क्यों मिस्टर लॉकवुड ने कोलकाता में रिपोर्ट कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुल प्रताप सिंह जी को कुंवर मानने से ही मना कर दिया। राजा साहब उस दिन खून के आंसू रोए। उन्हें लॉकवुड से और कंपनी ऑफिसर से यह उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दीवान जी और वकील साहब को कई बार कलकत्ता भेजा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रियासत का भविष्य खतरे में था। इन सब के बीच में एक दिन अंधेरे में एक गुप्त संदेश राजा वीर प्रताप सिंह जी के पास आया। यह संदेश भेजा था पेशवा साहब ने। जी, सही पहचाना, पेशवा नाना साहब ने। उन्होंने क्रांति की पुकार दी थी। राजा साहब ने अपने स्वाभिमान के साथ जाने का निश्चय किया। स्वतंत्र समर में पूरे रियासत ने जी जान लगा दी, लेकिन अंग्रेजों के फौज के सामने नहीं टिक पाए। काश हमने अपनी फौज बढ़ाई होती। 1857 के स्वतंत्र समर के बाद कुछ अच्छा हुआ है तो वो ये कि कुल प्रताप सिंह जी को रियासत का वारिस माना गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से एडमिनिस्ट्रेशन हटा के ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई। हमें यह बताया गया कि ब्रिटिश क्राउन के प्रति ईमानदारी के लिए हम रियासत के राजा बने रह सकते हैं। हमारे दादाजी कुंवर कुल प्रताप सिंह जी जब बड़े हो रहे थे तब रियासत के प्रशासन में अंग्रेजों का प्रभाव और बढ़ता गया। कुंवर कुल प्रताप सिंह जी जब राजा बने तब तक परिस्थिति बदल चुकी थी। रियासत का सारा हिसाब किताब अंग्रेज ऑफिसर मिस्टर वॉटसन देखते थे। राजा कुल प्रताप सिंह जी को रियासत के आमदनी का एक हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था। बहुत सारे फैसले इंग्लैंड से आते थे। प्रजा अपनी फरियाद लेके आती थी, लेकिन राजा साहब के हाथ बंधे हुए थे। जी हाँ, ये हमारी ही रियासत है। कमर्शियल क्रॉप का हेवी प्रोडक्शन की वजह से जमीन उपजाऊ नहीं रही, ऊपर से सूखा भी पड़ा है। प्रजा लगान के माफी की विनती लेके आई है। राजा साहब ने लगान माफी की घोषणा कर दी। ये बात मिस्टर वॉटसन को अच्छी नहीं लगी। इसकी शिकायत ब्रिटेन तक गई। इसका भुगतान राजा साहब को रियासत के खजाने से करना पड़ा। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो प्रजा के राजा थे। इस समय हमारे पिताजी यानी कुल प्रताप सिंह जी के बेटे कुंवर रुद्र प्रताप सिंह जी लंदन गए थे बैरिस्टर बनने। वहां से वापस आने के बाद उन्होंने रियासत का दौरा शुरू किया, प्रजा के दुखड़े सुनना शुरू किया, हिसाब किताब देखना शुरू किया। उनकी हर चाल पे मिस्टर वॉटसन की कड़ी नजर थी और वो सब चीजें लंदन में रिपोर्ट कर रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेज रियासत के प्रशासन को ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के शासन में ला रही थी।
रियासत में पुलिस फौज बनाई गई थी। राजा साहब ने अपना रौब इस्तेमाल करके रियासत में व्यापार की वृद्धि के लिए रेलवे लाने की डिमांड की। अंग्रेजों को यह बात माननी पड़ी। इसका खर्चा राजा साहब और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट मिलकर उठाने वाले थे। मिस्टर वॉटसन को हमारे रियासत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। वो पुलिस को नियंत्रित करते थे। देखा जाए तो संवैधानिक तौर से हमारी रियासत ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन शासन उन्हीं का चल रहा था। अब बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। भारत की भूमि की रक्षा के लिए राजा साहब ने अपनी फौज ब्रिटेन की हेल्प के लिए वर्ल्ड वॉर में भेज दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस और चीफ्स की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सभी राजा और नवाबों ने सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का अनरिस्ट्रिक्टेड राइट मांगे और खुद के रियासत में कानून बनाने का अधिकार मांगा। लेकिन हमारी किसी भी डिमांड को माना नहीं गया। हिंदुस्तान के शासकों का किंग जॉर्ज पांच के गाइडेंस में एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था। इस चैम्बर को इंडियन प्रिंसली स्टेट के आवास के तौर पर देखा जाता था। राजा सिंधिया, राजा होलकर, राजा गायकवाड़ ने इस चैम्बर से दूर रहना पसंद किया। यही चीज राजा रुद्रप्रताप सिंह जी ने की। और ये है हम भी हमारे पिताजी राजा रुद्रप्रताप सिंह जी की तरह लंदन से बैरिस्टर बन के आए हैं। और हमारा पहला काम है अंग्रेज मेहमानों की मेहमान नवाजी करना। 1935 आते आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ, जिसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में बात हुई। हमें बताया गया कि हमें अपनी रियासतों को भारत में विलीन करना होगा। यह कैसे संभव था? हमसे हमारे आत्मसम्मान को मांग लिया, और यह बात किसी भी इंडियन प्रिंस को मंजूर नहीं थी। उसी बीच वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया। रियासत में खाने की कमी हो रही थी। हमने प्रजा के लिए हमारे गोदाम खोल दिए। आखिर ये सब इनका ही तो है। मुश्किल वक्त में राजा ही प्रजा का आधार बनता है। हमें पूरी उम्मीद थी कि यह मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। ब्रिटेन युद्ध जीत चुका था। दिन प्रतिदिन हमारी भी आज़ादी पास आ रही थी। और यह है लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने भारत को आज़ादी देने का ब्रिटिश पार्लियामेंट का विचार सबके सामने बताया है। सारे प्रिंसली स्टेट्स को यह भरोसा दिलाया है कि हमें आज़ाद रहने का विकल्प खुला है। हमने पूरा नियोजन बनाया था। रियासत के प्रशासन के बदलाव के लिए पूरा नियोजन तैयार था। ये हमारे विशेषज्ञ हैं जो राष्ट्र निर्माण में हमारी मदद करेंगे। आज ही हमें खबर मिली है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दी आज़ादी देने का फैसला लिया है। उसके बाद सारे निर्णय भारत और पाकिस्तान के हाथ में होगी। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कोई भी साफ जानकारी नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा लहराया। तभी मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में झंडा लहरा रहे थे। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज ये रियासत के राजा यानी हमसे मिलने आए हैं। इनके साथ हमारे रियासत के नामी समाज सेवक प्रभुलाल जी भी है। दोनों ने मिलकर हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि हम हमारी रियासत भारत में विलीन करें। प्रभुलाल जी ने बताया कि जनता भी यही चाहती है। हमें यह जान के आश्चर्य हुआ और बुरा भी लगा कि हमने हमारे कर्तव्य में कोई कमी रखी, जिसके वजह से अब हमारी प्रजा का विश्वास खो दिया है। प्रजा ने भारत में जाने का फैसला लिया। वो अब प्रजा नहीं, जनता बनना चाहते थे। लेकिन राजधर्म का पालन करते हुए हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। ये वो दिन है जब रियासत के सारे दस्तावेज दिल्ली जा रहे हैं। अब हम राजा नहीं रहे, हमारे अधिकार चले गए, लेकिन हम अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकते। जनता फिर भी अपनी समस्या लिए हमारे पास आती है। दिल्ली के हमारे संबंधों की वजह से हम जनता की मदद करते हैं। सरदार पटेल ने हमें प्रीव्यू ऑफ पर्स और विशेषाधिकार दिए थे। इसका इस्तेमाल हम जनता के भलाई के कामों के लिए कर रहे थे। ये पैसे हमारे खर्चे चलाने के लिए पर्याप्त थे। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, राजा भी नहीं रहे, न अभी जनता हमसे मदद मांगने आती है, न हम कुछ मदद कर सकते हैं। प्रभुलाल जी अब सांसद बन चुके हैं। आपने पहचाना नहीं होगा, लेकिन ये अब ही है। 2 घंटों से प्रभुलाल जी के ऑफिस के बाहर बैठे हैं। वजह भी कुछ ऐसी है। हमें पता चला है कि पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी ने संसद में प्रस्ताव पारित किया है कि इसके आगे प्रीव्यू ऑफ पर्स बंद करेंगे। हमने भी हमारा पक्ष प्रभुलाल जी के सामने रखा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारा पक्ष संसद में रखेंगे, किंतु वो हमारी मदद करने में असक्षम रहे। हमने प्रीव्यू ऑफ पर्स खो दी। हम केवल एक महल रख सकते हैं, ऐसा सरकारी आदेश आया।
सरदार पटेल ने हमें जो वादा किया था, आज भारतीय सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। हम अब इतिहास के पन्नों में खो चुके हैं।